Good morning, dear students. In today's lecture, we will discuss about the adjustments of cash flow statement. This is the third lecture of cash flow statement. Cash flow statement बनाने के लिए आपको at the end of the balance sheet some adjustments are given. So how will you deal that type of adjustment? We will discuss in this lecture. So very first is preparation of assets and provision for depreciation account. Means with the help of these accounts you can easily find out the missing values of fixed assets as well as depreciation. As you know that we have two methods regarding to record depreciation. We can prepare provision for depreciation account, or without preparation of provision for depreciation account we can also record the amount of depreciation. 11th में आपने अकाउंट्स में एक चैप्टर किया था डेप्रिसिएशन. उसमें आपको टू मेथड्स करवाए गए थे कि अगर आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मींस मेंटेन कर रहे हो तो आपने कैसे डील करना है अकाउंट्स को, और नहीं मेंटेन कर रहे तब कैसे रिकॉर्ड होगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से उससे रिलेटेड है. मींस अगर आपको कैश फ्लो बनाने के टाइम पे एसेट्स वाली साइड पे जो एसेट्स गिवन है वहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की कोई टर्म बैलेंस शीट में गिवन है आपको, तो आपने ये इसका मीन्स ये है कि आपकी जो एसेट्स हैं वो कॉस्ट वैल्यू पे शो की गई हैं. क्लियर? मीन्स आपको कलेक्टिव अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है इन द टर्म एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में, और आपकी जो एसेट्स हैं वो एक्चुअल में कॉस्ट पे ही शो हो रही हैं बैलेंस शीट में. Suppose nothing is given regarding provision for depreciation or accumulated depreciation, then we have to assume that company is adopting written down value method. मीन्स कंपनी की जो एसेट्स हैं वो कंपनी ने अपनी रिटन डाउन वैल्यूज़ पे शो की हुई हैं. मतलब कंपनी हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके ही शो कर रही है अपनी बैलेंस शीट में. तो ये टू वेज़ हैं, दो अलग मेथड हैं जिसके थ्रू आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में डीलिंग करनी है. सो वेरी फर्स्ट इज़ इफ़ योर एसेट्स आर ऑन कॉस्ट वैल्यूज़. मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दोनों ईयर्स का बैलेंस प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का गिवन है तो आपने कैसे डील करना है उसको ये फर्स्ट मेथड में हम करेंगे. सो वेरी फर्स्ट इज़ वी हैव टू प्रिपेयर एसेट्स अकाउंट एज वेल एज प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. Assets are always having debit balance, so you have to start from the debit side of the assets account. So in the debit side you have to write down two balance brought down. In this term you have to write down the opening balance of the asset. Asset का जो last year का balance था इस साल में opening में आपके पास आया है, you have to write down here. And in the credit side you have to write down the balance of current year. Closing balance you have to write down in the credit side. ठीक है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो आपने डेबिट साइड से ही इस अकाउंट को स्टार्ट करना है. ओपनिंग बैलेंस यहाँ राइट होगा एंड द अपोजिट साइड यू हैव टू राइट डाउन द क्लोजिंग बैलेंस. इन द सेम फॉर्म if any increase is there regarding that particular asset you have to write down in the debit side. Any type of decrease is there you have to record in the credit side. क्योंकि assets का debit balance होता है तो assets में जितनी भी प्लस हो रहा है वो आपने डेबिट साइड में राइट करना है, जो भी चीज़ माइनस हुई है एसेट्स में से वो आपने क्रेडिट साइड पे राइट करना है. सपोज आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन है दैट अ पीस ऑफ एसेट और अ फुल एसेट इज सोल्ड. ठीक है, तो उस कंडीशन में एसेट इज़ इन गोज आउट फॉर्म, जा रही है, डिक्रीज़ है, माइनस हो रहा है, यू हैव टू राइट डाउन इन द क्रेडिट साइड. वैसे भी जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. तो एसेट्स में क्या हो जाएगा, बाय बैंक. यू हैव टू राइट डाउन हियर द सेल अमाउंट ऑफ द एसेट. एंड इफ़ कंपनी इज़ शोइंग कॉस्ट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट. ठीक है, अगर कंपनी ने अपनी एसेट्स को कॉस्ट वैल्यू भी शो किया हुआ है तो आपके पास प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का एक टर्म होगा दैट इज़ रिलेटेड विद द सोल्ड एसेट. ठीक है, आपको गिवन होगा कि 20,000 की कॉस्ट वाली जो एसेट है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000 है. इस टाइप से आपको टर्म गिवन होगा. सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट यू हैव टू राइट डाउन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द एसेट्स अकाउंट. क्योंकि इसमें हम लोग क्या जर्नल एंट्री करते थे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. ठीक है, तो मान लो आपके पास 20,000 की कॉस्ट की जो एसेट सेल हुई है उस पर अभी तक आपने
4,000 का डेप्रिसिएशन कलेक्ट कर लिया है, तो वो 20 में से 4 माइनस करने के बाद जो बुक वैल्यू है उस पीस ऑफ एसेट की वो 16,000 रह गई। मतलब 20,000 की ली थी, उसमें से 4,000 डेप्रिसिएट हो गई वो एसेट और 16,000 की प्रेजेंटली है। अब आपने इस 16,000 को उसके सेलिंग अमाउंट के साथ कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सपोज आपने 18,000 में सेल कर दिया उस एसेट को, तो आपका 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने उसको 14,000 में सेल कर दिया तो आपको 2,000 का लॉस हो जाएगा। जो प्रॉफिट या लॉस है वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर लॉस होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, यू हैव टू राइट डाउन इन द डेबिट साइड, एंड इफ प्रॉफिट इज देयर देन यू हैव टू राइट डाउन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन द सेम फॉर्म एंट्री क्या हो जाएगी, अगर प्रॉफिट है, ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एसेट्स में कहाँ आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कंपनी का बना रहे हैं हम कैश फ्लो, सो यू हैव टू राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कंपनी को उस सेल पे लॉस हो रहा है, ठीक है, अब वो लॉस कंपनी कहाँ डालती है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, तो एंट्री क्या हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो एसेट्स में क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, मीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में या तो सेल अमाउंट दिया होगा, प्रॉफिट और सेल कैलकुलेट करना होगा, या कई बार प्रॉफिट और लॉस गिवन होगा, सेल अमाउंट आप इजीली उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई होप ये टर्म्स क्लियर हैं, बाय बैंक, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मीन्स कलेक्टिव अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द सेल ऑफ दैट पीस ऑफ एसेट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू ऑल। नेक्स्ट वन इज इफ एनी परचेज इज देयर रिगार्डिंग दैट टाइप ऑफ एसेट। ठीक है, परचेज अगर हम करते हैं, एसेट इज इन कम्स इन फॉर्म, ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता है, सो यू हैव टू राइट डाउन हियर टू बैंक, परचेज ऑफ एसेट। मोस्टली क्वेश्चंस में ये आपकी बैलेंसिंग फिगर रहेगी, ठीक है, आपको गिवन नहीं होगी, आपने अपने आप से कैलकुलेट करनी होगी, टोटल करके क्रेडिट साइड का डेबिट टर्म्स को माइनस करोगे तो ये बैलेंसिंग फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर, सो यू हैव टू प्रिपेयर द एसेट्स अकाउंट इन दिस फॉर्म। ठीक है, अब पहले प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना सीख लेते हैं, उसके बाद इसको एनालाइज करेंगे। सो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोविज़न, मीन्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं हम बैलेंस शीट में। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, लाइबिलिटी साइड में होता है ये, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट करना है। सो इन क्रेडिट साइड वी हैव टू राइट डाउन ओपनिंग बैलेंसेस, मीन्स जो आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन है, यू हैव टू राइट डाउन हेयर इन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन द सेम फॉर्म जो करंट ईयर का बैलेंस यू हैव टू राइट डाउन इन द अपोजिट साइड, मीन्स डेबिट साइड यू हैव टू शो द क्लोजिंग बैलेंस और करंट ईयर्स बैलेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दोनों टर्म्स आपको गिवन होंगी। क्लियर, now you have to consider the provision for depreciation term regarding assets account। assets account में आपने जो assets 20,000 की थी और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको 4,000 का गिवन था, ठीक है, वो आपने यहाँ डाला था, तो एंट्री की थी आपने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में ये बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में टू एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी दैट इज़ रिलेटेड विद द करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स। जितनी बाकी एसेट्स रहेगी उस पर डेप्रिसिएशन का करंट ईयर का अमाउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के मेथड में होता क्या है जेन्युइनली कि प्रोविज़न जो है हम हर साल एक लमसम अमाउंट जो है प्रॉफिट में से साइड पे रखते हैं, एक सेविंग बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, और जितना जिस साल का डेप्रिसिएशन होता है उतना जब अमाउंट की कोई एसेट सेल होती है वो हम उसमें से विड्रॉ करते रहते हैं। लाइक अभी आपने 20,000 की बुक वैल्यू वाली एसेट जो थी उसको सेल कर दिया, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है
कलेक्टिव फॉर्म में यहाँ ओपनिंग बैलेंस में पड़ा हुआ था, ठीक है। आपने उस पीस को जो सेल किया उसका कलेक्टिव डेप्रिसिएशन निकाल लिया कि अब तक का उसका, जब से परचेज़ किया तब से लेके अब तक का उसका 4000 का डेप्रिसिएशन हुआ है। इट मीन्स ये 4000 की जो फिगर है वो इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट में इंक्लूड है, ठीक है। अब वो एसेट सेल हो रही है तो उसको आगे हमने कंटिन्यू नहीं करना, तो उसको आपने अब तक के डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर देना है। यहाँ इन्वॉल्व है, राइट ऑफ कर दोगे, ठीक है। और यही डेप्रिसिएशन क्योंकि एसेट के अमाउंट को भी रिड्यूस कर रहा है, यू हैव टू शो इन दिस साइड, तो एक्चुअल में ये इस फॉर्म में होता है, ठीक है। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपका रिमेनिंग एसेट्स का आ जाएगा, ये आपको मेनली बैलेंसिंग फिगर में मिलेगा। क्लियर। अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे, मतलब इतनी सारी टर्म्स को हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे यूज़ करना है। सो वेरी फर्स्ट इज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल दी अकाउंट्स। ये आपके कहीं पे भी शो नहीं होंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल थे मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो आपने ध्यान रखना एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं करना। सो वेरी फर्स्ट टर्म इज़ बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ एसेट, सो दैट इज़ रिलेटेड विद योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में आपने एसेट को सेल किया है, कैश आ रही है, कैश का इनफ्लो हुआ है, सो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यू हैव टू ऐड दिस अमाउंट। नेक्स्ट वन इज़ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है वो हम ऑपरेटिंग में दिखाते हैं। तो अगर लॉस हुआ है किसी एसेट को सेल करने पे तो वो जो लॉस है आपका ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। ऑपरेटिंग में हम ऐड करते थे ना लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होता था, हम प्रॉफिट में से माइनस कर लेते हैं, इसीलिए इसको ऐड करेंगे वापस से। नेक्स्ट वन इज़ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हमने यहाँ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में ही यूटिलाइज़ करना है। नेक्स्ट वन इज़ परचेज ऑफ एसेट, ये आपकी इन्वेस्टिंग टाइप ऑफ एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग टाइप ऑफ एक्टिविटी मीन्स कि ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में माइनस हो जाएगा क्योंकि ये आउटफ्लो ऑफ कैश शो करेगा। इन द सेम फॉर्म इफ़ प्रॉफिट इज़ देयर, तो प्रॉफिट आपका कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो गया, तो हम ऑपरेटिंग में से इसको माइनस कर लेंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग टाइप ऑफ इनकम है। क्लियर, ये एनालाइज हो गया है। देन कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नो यूज़ ऑफ दीज आइटम रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आप ऑलरेडी यहाँ यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ भी आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज़ नहीं होगी। एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ डेप्रिसिएशन, करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन। ये आपने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एज्यूम करना है एंड यू हैव टू यूटिलाइज दिस टर्म इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यू हैव टू ऐड दिस वन क्योंकि ये नॉन कैश टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है, इसमें कैश कहीं पे भी बाहर नहीं जा रही, लेकिन हमने इसको प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था, इसीलिए हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में फिर से ऐड करेंगे। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ़ योर एसेट्स आर on cost basis. Now come to the next point. Next one is if no provision for depreciation is there or no accumulated depreciation is given in your question, then you have to prepare only one account, that is your asset account. तो इसकी terms mainly वही हैं। Opening balance you have to show in the debit side, closing balance you have to write down in the credit side of the asset account, selling amount you have to write down in the credit side because it decrease your amount of asset, you have to write down by bank account. In the same form, if loss is there, then you have to transfer the loss amount in the profit and loss account, you have to write down here by statement of profit and loss. Clear? In the same form, if profit is there, then you have to write down in the credit side. If purchase of asset is there, सो इट विल इंक्रीज योर एसेट्स बैलेंस, तो ये आपने डेबिट में राइट करना है टू बैंक अकाउंट करके। क्लियर, ये सारी टर्म्स वही हैं जो आपने लास्ट कॉन्सेप्ट में यूज़ की थी, एक्सेप्ट दिस। वहाँ इसमें क्या आता था, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, बट नाउ वी आर नॉट अडॉप्टिंग प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, वी आर ऑलरेडी शोइंग आर एसेट्स ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बना ही नहीं रहे हैं। सो बैलेंसिंग फिगर इफ़ देयर, अगर आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन गिवन है देन यू हैव टू राइट डाउन हियर। ठीक है, तो फिर आपकी बैलेंसिंग फिगर मेनली ये आ जाएगी या ये आ जाएगी। ठीक है, या अगर आपको बैलेंसिंग, आपको ये सारी टर्म्स बाकी गिवन है और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, देन इट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर।
तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगी, या आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन गिवन है, देन यू हैव टू राइट डाउन हियर बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो एसेट्स में ये बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे, सेम एनालिसिस है, means you have to sale of asset amount you have to write down in the investing activity, you have to add this one because it will increase your cash balance. Loss you have to add back in the operating activities, profit you have to less in the operating activity. Purchase of asset is there, this is an outflow of cash, so you have to write down in the investing activity, minus में करोगे इसको. नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर, यू हैव टू राइट डाउन इन दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कहाँ चला जाएगा, प्लस साइड पे, ठीक है। इसको ध्यान में रखने का और भी है कि जो भी डेबिट वाली टर्म्स हैं यू हैव टू लेस इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड क्रेडिट आइटम्स यू हैव टू ऐड इन द डिफरेंट एक्टिविटीज़। नेक्स्ट टर्म ऑफ एडजस्टमेंट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। एक चीज़ ध्यान में रखना, इफ़ टू टर्म्स आर देयर रिगार्डिंग एनी ट्रांजैक्शन, लाइक अगर आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है वो लास्ट ईयर का गिवन है और करंट ईयर का गिवन है, मींस टू फिगर्स ही हैं, नीचे एडजस्टमेंट में कोई अलग से कुछ भी गिवन नहीं है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का, तो वहाँ पे आपको अकाउंट्स की प्रिपरेशन नहीं करनी। लेकिन अगर आपको किसी टर्म की 3 ट्रांजेक्शन्स गिवन है, लाइक प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है लास्ट ईयर का, करंट ईयर का, वो भी दिया हुआ है बैलेंस शीट में, और नीचे आपको एडजस्टमेंट में भी बोल दिया कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द सेशन दिस, तो आपके पास टैक्स से रिलेटेड 3 फिगर्स हो गई। तो जिस भी चीज़ की 3 फिगर्स आ जाएंगी यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ दैट टर्म। इफ़ यू हैव ओनली 2 फिगर्स रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ एसेट और प्रोविज़न, ठीक है, अगर आपके पास किसी भी चीज़ की 2 ही फिगर है, मीन्स लास्ट ईयर के बैलेंस और करंट ईयर के बैलेंस गिवन है, चाहे वो एसेट है चाहे प्रोविजंस हैं, ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, अगर 2 फिगर्स गिवन है लास्ट ईयर और करंट ईयर की, तो उसके लिए हमें अकाउंट की प्रिपरेशन नहीं करनी होती। मतलब एडजस्टमेंट में कुछ भी गिवन नहीं है तो उसका अकाउंट नहीं बनेगा, उसको हम सिंपली एड लेस कर देंगे। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है ओनली देन यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट, यानी कि टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स की प्रीवियस ईयर करंट ईयर की भी गिवन है और एडजस्टमेंट में भी टैक्स का कोई पॉइंट गिवन है, तो उस कंडीशन में आप उसको अकाउंट बनाओगे, कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है, देन यू हैव टू ट्रीट इट इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। लाइक अभी प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रीवियस ईयर का जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन था उसको हम ये मान लेंगे कि दैट इज़ टैक्स पेड ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है, इसलिए हम इसको ऑपरेटिंग में से माइनस कर देंगे। और जो करंट ईयर का है इट मीन्स अभी हमने वो प्रोविज़न क्रिएट किया है, क्योंकि टैक्स की जो पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ द सेशन होती है। एट द एंड ऑफ द सेशन हमने फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं 31 मार्च के बाद, फिर उसके बाद टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है, तो तब तक हम नेक्स्ट सेशन में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम प्रीवियस ईयर के टैक्स की पेमेंट करते हैं। सो प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है वो आपका टैक्स पेड माना जाएगा और करंट ईयर का जो टैक्स का अमाउंट है वो आपका प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन माना जाएगा। और एज अ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन यू हैव टू राइट डाउन इन दी एडिशन फॉर्म इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और टैक्स पेड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इन दी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्लियर। बट सपोज एडजस्टमेंट में कोई और फिगर भी गिवन है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन की, देन हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट? दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोविज़न, मीन्स रिजर्व्स एंड सरप्लस में मिलेगा आपको, मीन्स लाइबिलिटी साइड में आपको मिलेगा। सो इट्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस, सो फ्रॉम क्रेडिट साइड यू हैव टू स्टार्ट preparing this type of account. In credit side you have to write down the opening balance or previous year's balance by writing by balance BT brought down. In the same form closing balance or current year's balance you have to write down in the debit side of the account. Clear? Now 2 more terms are there. अगर आपको टैक्स पेड गिवन है, सो एडजस्टमेंट में अगर आपको गिवन है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द सेशन फॉर द करंट ईयर, इस टाइप से,
तो उस कंडीशन में आपकी जो एंट्री है वो क्या होगी, क्योंकि हमने प्रोविज़न बनाया हुआ है, ठीक है, एक तरह से सेविंग बैंक है हमारे पास, पिगी बैंक है टैक्सेशन के रिगार्डिंग, हम वहाँ पे हर साल कुछ एक लमसम अमाउंट उसमें डाल रहे हैं, तो वहीं से ही टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका प्रोविज़न रिड्यूस हो जाएगा। मतलब आपने इस साल जितनी टैक्स की पेमेंट की उसके लिए जो अमाउंट निकाला प्रोविज़न में से, वो आपके प्रोविज़न के टोटल अमाउंट को रिड्यूस कर देगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में क्या आ जाएगा, टू बैंक मीन्स टैक्स पेड ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज़ रिलेटेड विद द प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है। वो आप कहाँ से प्रोविज़न बनाते हो, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ही प्रोविज़न बनता है, हमेशा प्रॉफिट के ही एक लमसम अमाउंट को हम प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के अकाउंट में डालते हैं। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाए। अगर आपको प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, देन यू हैव टू राइट डाउन हियर इन दैट कंडीशन योर बैलेंसिंग फिगर इज टैक्स पेड, ठीक है। मीन्स टोटल ये 4 टर्म्स ही रहेंगी जो आपको गिवन है, आप उसको राइट कर दो, जो मिसिंग है यू कैन ईजिली फाइंड आउट। अब इसको एनालाइज कैसे करना है, मीन्स इसको यूज़ कैसे करना है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। नाउ कम टू द अनदर साइड दैट इज़ टैक्स पेड ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एट द एंड ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टर्म एज अ टैक्स पेड, एंड इन द सेम फॉर्म regarding the preparation of provision for taxation you have to add in the operating activity में हम provision for taxation को add कर देते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि ये प्रॉफिट के अमाउंट को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन इससे कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट मेन पॉइंट विच यू हैव टू कंसीडर दैट इज़ नॉट रिलेटेड विद द एडजस्टमेंट, ये आपको प्रपोज डिविडेंड होगा, ठीक है। ये प्रपोज डिविडेंड आपको एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है या बैलेंस शीट में दिया हुआ है, कैसे डील करना है इसके साथ। सो इफ़ इट इज़ गिवन इन द बैलेंस शीट देन प्रीवियस ईयर मेनली आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड जो होता है ना वो हम इक्विटी शेयर्स पे प्रपोज करते हैं। तो इक्विटी शेयर पे प्रपोज करने का मीन्स है कि हमने एजीएम कंडक्ट किया, एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की है, वहाँ पे हमने अपने सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाया है, उसके बाद हमने रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया है उनको एग्री करने के बाद, उनसे कंसल्टेशन के बाद। तो ये आपको मेनली एडजस्टमेंट्स में गिवन होगा, लेकिन एडजस्टमेंट्स में भी आपको लास्ट ईयर और करंट ईयर के दोनों अमाउंट गिवन होंगे। सो उस कंडीशन में आपने प्रीवियस ईयर के ही अमाउंट को जो है ऐड या लेस करना है, करंट ईयर के अमाउंट का आपने कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि सपोज जब आपने एजीएम कंडक्ट करी, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ द सेशन कंडक्ट होती है, जब आपके पास सारी पिक्चर क्लियर होगी आपको कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और आप उसमें से कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है डिक्लेयर करने की कंडीशन में हो, तो एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं। उसके बाद एक रेट फिक्स होता है जो आपने डिविडेंड का डिक्लेयर करना है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, फिर उसके बाद उसको प्रपोज किया जाता है। तो जब पेमेंट करने का टाइम आता है तब नेक्स्ट सेशन आ जाता है, तो नेक्स्ट सेशन में हम प्रीवियस ईयर के डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर के डिविडेंड के अमाउंट को ही कंसीडर करना है। करंट ईयर की पेमेंट डिविडेंड की जो है वो नेक्स्ट ईयर होगी। तो प्रीवियस ईयर के अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड को आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करोगे, क्योंकि आपने वहाँ से प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया होगा, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो ऐड बैक करेंगे इसको, बिकॉज इट्स रिलेटेड विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो रहा है, ये आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वन अनदर मेन पॉइंट विच यू हैव टू कंसीडर दैट इज इफ नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। आपको जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बनाते हो कैश फ्लो की, ठीक है, और डिबेंचर्स के बैलेंसेस गिवन हैं आपको करंट ईयर के, लास्ट ईयर के, और आपको ये मेंशन नहीं है कि कौन सा जो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो आप किस अमाउंट पे लगाओ। मतलब सपोज करंट ईयर में 4 लाख के डिबेंचर्स हैं, ठीक है, और लास्ट ईयर के 2 लाख के डिबेंचर्स थे, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि हमने इस साल 2 लाख के डिबेंचर्स और इशू किए हैं,
ठीक है। अब वो डिवेंचर्स हमने एट द एंड ऑफ द सेशन इशू किए हैं या स्टार्टिंग ऑफ द सेशन इशू कर दिए थे, क्योंकि इससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इफेक्टेड होगा। अगर हमने स्टार्टिंग में ही इशू कर दिए थे तो उनको हमें इस साल के एंड में मतलब 4 लाख के अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन अगर हमने एट द एंड ऑफ द सेशन ही वो 2 लाख के एक्स्ट्रा वाले डिवेंचर्स इशू किए हैं तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ जो लास्ट ईयर के 2 लाख का बैलेंस था सिर्फ उस पर ही इंटरेस्ट पे करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन नहीं है, means the date of issue of debenture is not clear, then you have to consider the opening balance of the debentures of or investments। मतलब इन्वेस्टमेंट्स की इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है और डिवेंचर्स की इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप ओपनिंग बैलेंस को ही यूज़ करोगे। अगर आपके पास ये क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, वो कौन से टाइम से हो रही है, मतलब हमने कब इशू किए हैं डिवेंचर, अगर आपको क्लियर कट मेंशन है कि स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही है, ठीक है, तो आप 4 लाख पे यानी कि क्लोजिंग बैलेंस पे ही दोगे इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है देन यू हैव टू कंसीडर ओनली ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट मेन टर्म जो आपको कंसीडर करनी है दैट इज़ रिगार्डिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है उसका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपने इन्वॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रावेंसीज हैं। मींस कि अगर इसको आप ऑपरेटिंग में भी ले लेते हो एज अ करंट लाइबिलिटी, ठीक है, तो भी गलत नहीं माना जाएगा, बट आप इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही ट्रीट करो और इसकी जो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है उसको एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही लो। ठीक है, मीन्स अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा, ठीक है, आपके पास पैसा आया है। डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर 40,000 का था, इस बार आपका बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो 20,000 ही रह गया, इट मीन्स आपने अमाउंट पे कर दिया, तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ कुछ टर्म्स जो आपने लेनी ही नहीं है। सपोज इशू ऑफ बोनस शेयर्स आर देयर, ठीक है, ये बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी इशू करती है, इसके बदले में कंपनी के पास कोई अमाउंट नहीं आता। इन द सेम मैनर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स अदर देन कैश, ठीक है, आपने बिल्डिंग परचेज की और बिल्डिंग की परचेज करने के बदले में उनको इक्विटी शेयर्स दे दिए, प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए, डिवेंचर्स दे दिए, तो इस कंडीशन में भी कैश का इनफ्लो नहीं हुआ। सो यू हैवंट कंसीडर दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। आपके पास इक्विटी शेयर, आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स थे या डिवेंचर्स थे, आपने उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया, इसमें भी नो फ्लो ऑफ कैश रहेगा, तो ये ट्रांजैक्शन आपने कंसीडर नहीं करने वाइल प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन द सेम मैनर इफ़ कैश डिपॉजिटेड और विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये भी आपके नॉन कैश टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, इसको भी आपने नहीं लेना। अब कई बार क्या होता है कि इनकम टैक्स जो है सिंपल गिवन है, इनकम टैक्स पेड, ठीक है, अब वो इनकम टैक्स पेड अगर आपको सिंपल गिवन है, कोई स्पेसिफिक क्लियरेंस नहीं है, तो आपने उसको ऑपरेटिंग में ही माइनस करना है, जैसे हम नॉर्मली करते थे, पीछे डिस्कस किया था। बट अगर आपको किसी ऐसी एसेट पे इनकम टैक्स पेड गिवन है जो आपने सेल की है, सपोज उस पर आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ गई, या परचेज़ की थी वो टैक्स की पेमेंट करनी पड़ गई, तो उस कंडीशन में वो जो टैक्स है वो आप फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग में नहीं लेके इन्वेस्टिंग में ही लोगे, ठीक है, पे कर रहे हो तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, माइनस हो जाएगा। इन द सेम मैनर अगर ऐसा ही कोई टैक्स जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है, शेयर इशू किए थे टैक्स पे करना पड़ गया, या फिर आपने शेयर्स को रिडीम किया था, कोई टैक्स की पेमेंट की है, तो उस कंडीशन में वो टैक्स की पेमेंट आपने ऑपरेटिंग में शो नहीं करनी, वो आपकी फाइनेंसिंग में ही यूज़ होगी, आपने उसको माइनस करना होगा एज अ आउटफ्लो ऑफ कैश। In the same manner, tax provided you have to consider as the provision for taxation. Clear? लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना, लैंड विल नॉट बी डेप्रिसिएटेड। नेक्स्ट एंड द मोस्ट important concept which is related with the one unique question of your book, and the question number is 28. According to my book it's 28. You can check out. This concept is related with the accrued income. Accrued income means the income which is earned but not yet received. आपने इनकम अर्न कर लिया लेकिन अभी मिली नहीं है। उस क्वेश्चन में था क्या, वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ देयर एंड इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट इज़ ऑल्सो गिवन टू यू, ठीक है, लास्ट ईयर की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 2 लाख की थी
और इस सेशन में जो इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट है वो 1,80,000 है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो गिवन टू यू, दैट इज़ प्री डिटर्मिन्ड 10% इन्वेस्टमेंट इज़ देयर, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10%। अब यहाँ पे आपको गिवन नहीं है कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट सेल की हैं, देखो लास्ट ईयर 2 लाख की थी और इस सेशन में 180 की रह गई, इट मीन सेल हुई हैं 20,000 की एसेट्स इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कब सेल की हैं, तो उस कंडीशन में आपने कौन से बैलेंस को लेना है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए? ओपनिंग बैलेंस को। ओपनिंग बैलेंस आपका क्या है? 2 लाख। सो ऑन 2 लाख यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो 2 लाख पे 10% के रेट से इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 20,000। बट इन योर क्वेश्चन एक्यूड इंटरेस्ट इज़ गिवन टू यू, दैट इज़ ₹6,000। ठीक है, आपको वहीं बैलेंस शीट में ही एसेट साइड पे एक्यूड इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन है 6,000 की। इसका मीन्स ये हुआ कि ये वो इंटरेस्ट है जो आपने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुआ। तो टोटल आपके पास 20,000 की इनकम आनी चाहिए थी एज एन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसमें से 6,000 एक्यूड है, मीन्स अभी आई नहीं है, मिली नहीं है। इट मीन्स आपको सिर्फ 14,000 का इंटरेस्ट ही मिला है। ठीक है, तो आपके पास 3 टर्म्स हो गई, एक ही टर्म से रिलेटेड 3 फिगर्स हो गई, 20,000, 6,000 एंड 14,000। इन तीनों को आपने कैसे डील करना है? जब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की होगी, मीन्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो हमने कंसीडर किया होगा, आप एडजस्टमेंट करते हो, एक्यूड इनकम्स को हम ऐड कर देते होते हैं। इट मीन्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 की इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट शो की होगी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इट मीन्स आपको यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाने के टाइम पे उस 20,000 को जो आपने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं प्रॉफिट में, उसको 20,000 को माइनस कर देना है। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इंक्रीज इन द एक्यूड इनकम। ठीक है, अगर आपको एक्यूड इनकम लास्ट ईयर की भी दी हुई है, इस सेशन की भी दी हुई है, तो आपने यहाँ पे उसका डिफरेंस निकालना है कि इंक्रीज़ कितनी हुई। इंक्रीज़ का मतलब होगा कि वो इस साल से रिलेटेड है। सपोज़ इस क्वेश्चन में अब जैसे लास्ट ईयर की कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है, और इस सेशन की 6,000 है, इट मीन्स लास्ट ईयर तक हमारे पास ऐसी कोई एक्यूड इंटरेस्ट इनकम नहीं थी। इस सेशन में 6,000 की हुई है, तो मीन्स वो 6,000 इस सेशन से ही रिलेटेड है। अगर मान लो वो लास्ट ईयर का भी बैलेंस कुछ गिवन होता, तो हम जो है यहाँ से उसकी नेट इंक्रीज़ निकाल लेते, मतलब हम निकाल लेते कि करंट सेशन से रिलेटेड कितना एक्यूड इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो अब इस कंडीशन में आपका 6,000 ही रहेगा। ये 6,000 आपको अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में रिसीव्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14,000। तो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कितना अमाउंट करना है? 14,000। तो इस टाइप के एडजस्टमेंट्स को थोड़ा सा ध्यान से करना। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो आपने ध्यान रखने हैं। आप इन जो रूल्स हैं उनको थोड़ा सा उससे गो थ्रू हो जाओ। कल हम एक लाइव क्लास लेंगे, उसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स डिस्कस होंगे।